डॉक्टर अनिमेश कुमार मिश्रा, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज रामपुरवा बहराइच में रसायन विज्ञान के प्रवक्ता के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। तो मैं आज आप लोगों को रसायन विज्ञान का यूनिट 9 अर्थात 9वां अध्याय, जिसको हम उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं, 9वां चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। आप उम्मीद है कि इसको ध्यान देंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपने नोटबुक पे इसको लिख लेंगे, याद करेंगे। तो बच्चों, उप सहसंयोजन संख्या क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, ये जानने के लिए हमको पहले जो सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर में, द्विक लवण और उप सहसंयोजन संख्या, तो हमको इसमें मतभेद करना है। हम कैसे इनमें मतभेद करेंगे, किस प्रकार इनको डिस्टिंग्विश करेंगे, क्योंकि द्विक लवण भी फार्मूला अगर उनको आप देखें तो उनकी संरचना जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। तो वो भी उप सहसंयोजन यौगिकों की तरह ही प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में इन दोनों में अंतर है। तो पहले हम जानेंगे कि डबल साल्ट्स किसे कहते हैं, अर्थात द्विक लवण किसे कहते हैं। तो डबल साल्ट का एग्जाम्पल है फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसका फार्मूला है FiSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2O। इसको हम कहते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। इसको हम मोहर लवण के नाम से भी जानते हैं, इसको हम मोहर लवण के नाम से जानते हैं। तो देखने में इसकी संरचना भी जटिल दिख रही है, लेकिन वास्तव में द्विक लवण ऐसे यौगिक हैं जो जलीय विलयन में अपने अवयवी कणों में टूट जाते हैं। तथा हर आयन अपना अपना टेस्ट देता है। एक और उदाहरण आप देख सकते हैं KCl MgCl2 6H2। नाम से स्पष्ट है, द्विक लवण, दो लवण है इसमें। इसको हम कार्नेलाइट कहते हैं। KCl पोटेशियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ऊपर जो मोहर साल्ट है, इसमें भी दो लवण है, फेरस सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4 को हम अमोनियम सल्फेट कहते हैं। ये डबल साल्ट्स है। तीसरा एग्जाम्पल K4 FiCN6, अर्थात इसको हम कहते हैं पोटेशियम, के माने पोटेशियम का सिंबल है फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड उप सहसंयोजन यौगिकों में आता है। ऊपर का मैंने जो दो एग्जाम्पल बताया, फेरस अमोनियम सल्फेट और कार्नेलाइट। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24H2O, जिसको हम पोटास एलम के नाम से जानते हैं, जिसको आप साधारण फिटिकरी कहते हैं। कहीं स्किन पे कहीं कट जाता है, चेहरे पे, तो हम इसको अप्लाई करते हैं स्किन पे, ब्लीडिंग को ये रोक देता है। या वाटर प्यूरिफिकेशन में भी इसका यूज़ होता है, साधारण फिटिकरी का। तो
ये तीनों जो है डबल साल्ट्स के उदाहरण हैं। अब द्विक लवण का मतलब मैंने बताया कि ये ऐसे लवण हैं जो अपने अवयवों में जलीय विलयन में टूट जाते हैं। अर्थात अगर हम पोटास एलम को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने अवयवों में टूट जाएगा और टूटकर K पॉजिटिव, SO4 डबल नेगेटिव, Al ट्रिपल पॉजिटिव, ये इसके अवयव हैं जिनसे ये बना हुआ है। तो पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, एल्यूमिनियम आयन, ये तीनों आयन अपना अपना इंडिविजुअल टेस्ट देते हैं। कहने का मतलब कि ये संगठन से बाहर हो जाता है और संगठन से जो बाहर हो गया उसने अपनी पहचान खो दी। तो इसके जो अवयव हैं ये संगठन से बाहर हो जाते हैं और वे अपना अपना टेस्ट देना शुरू कर देते हैं। मतलब ये संगठित टेस्ट नहीं देते हैं यदि इनको जल में घोला जाए। तो ऐसे आणविक यौगिकों को हम द्विक लवण कहते हैं। इंग्लिश में आप कह सकते हैं दोज मॉलिक्यूलर कंपाउंड which lose their identity in aqueous solution and give the taste of all the ions. दूसरा जो हमको पढ़ना है, जिसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है हमको मेनली, वो है उपसहसंयोजन यौगिक। उपसहसंयोजन यौगिक, तो इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या इसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। शुरू में मैंने गलती से नंबर बोल दिया था, कोऑर्डिनेशन नंबर न कह के इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो उपसहसंयोजन यौगिक या जटिल यौगिक, हिंदी में इसको कहेंगे उपसहसंयोजन यौगिक या जटिल यौगिक। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो दोज मॉलिक्यूलर कंपाउंड which retain their identity even in solution are called coordination compound। हिंदी में कहेंगे आप ऐसे आणविक यौगिक जो विलयन में भी अपने पहचान को बनाए रखते हैं, अर्थात वे माध्यम में भी संगठित रहते हैं। जैसे मैंने बताया पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये कैसे बनता है? तो फेरस साइनाइड का अगर हम पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करेंगे, जो कि एक फास्ट पॉइजन है, जानते हैं आप पोटेशियम साइनाइड, तो जो कंपाउंड बनेगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FiCN6, दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को हम इवेपोरेट करके ड्राई करेंगे तो इसके क्रिस्टल हमको प्राप्त होंगे। अब यदि पोटेशियम फेरोसाइनाइड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे अच्छा जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है ये डिसोसिएट, ओनली पार्शियल डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, आंशिक डिसोसिएशन होगा। पोटेशियम आयन और फेरोसाइनाइड आयन ये देगा। इस 4K पॉजिटिव प्लस FiCN6 स्क्वायर ब्रैकेट में है, इसके ऊपर 4 नेगेटिव, उसको फेरोसाइनाइड आयन कहेंगे। तो इसको वाटर में घोलने पर ऐसा नहीं है कि आयरन अपना टेस्ट देगा, साइनाइड अपना टेस्ट देगा, ये अपना इंडिविजुअल टेस्ट नहीं देगा।
ये दोनों मिलकर एक अलग प्रकार का टेस्ट देंगे, एक संगठित टेस्ट देंगे। कहने का मतलब कि इसके अवयव संगठन से बाहर नहीं होते, ठोस अवस्था में भी संगठित हैं और इनको पानी में घोल दिया गया तो वे अपनी पहचान को बनाए हैं, अर्थात ये संगठन से बाहर नहीं निकलते, केवल आंशिक वियोजन इसमें होता है। तो हम कह सकते हैं कि दोज मॉलिक्यूलर कंपाउंड विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इवन इन solution and they do not dissociate into its constituent ions are called complex compounds or coordination compounds। ऐसे आणविक यौगिक जो माध्यम में या जिनको जल में घोलने पर जलीय विलयन में वे अपने अपने अवयवों में टूटते नहीं हैं तथा हर अवयव अपना अपना टेस्ट नहीं देता है, बल्कि वे मिलकर एक संगठित टेस्ट देते हैं। ऐसे यौगिकों को ही हम उपसहसंयोजन यौगिक या जटिल यौगिक कहते हैं। तो इन दोनों में मतभेद स्पष्ट हो गया कि द्विक लवण को हम कैसे डिफाइन करेंगे और उपसहसंयोजन यौगिकों को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये इसलिए बताया जाता है कि आप डबल साल्ट्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मानने की भूल न करें, क्योंकि दोनों में अंतर होता है। डबल साल्ट्स अपने अवयवों में टूट जाते हैं, हर अवयव अपना अपना टेस्ट देता है, जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड माध्यम में भी अपनी पहचान को बनाए रखता है और एक संगठित टेस्ट देता है। ऐसा नहीं कि हर अवयव अपना अपना टेस्ट दे, जैसे मैंने उदाहरण के द्वारा आपको बताया। एक और उदाहरण है जिससे स्पष्ट हो जाएगा। निकेल क्लोराइड के विलयन में जब हम अमोनिया मिलाते हैं तो हमको NH3Cl2 ये कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है, जिसको जल में घोलने पर ये NH3 डबल पॉजिटिव +2 Cl नेगेटिव, ये हमको जटिल आयन प्राप्त हुआ। NH3 का 6 स्क्वायर ब्रैकेट में उसके ऊपर डबल पॉजिटिव है, तो द सॉल्यूशन बिकम्स पर्पल इन कलर, विलयन का रंग बैगनी हो जाता है। इसकी वजह क्या है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन NiNH3 डबल पॉजिटिव। ये ना निकिल का टेस्ट है ना अमोनिया का टेस्ट है, ये एक संगठित टेस्ट है जो निकिल और अमोनिया मिलकर देते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन का ये टेस्ट है। तो ये हो गया उपसहसंयोजन यौगिकों का उदाहरण। अब इसके बाद इस चैप्टर को समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स जानने होंगे। To understand this chapter, we have to study about some terminology also. जैसे पहला जो टर्म है इसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन, अर्थात केंद्रीय धात्विक आयन ऑब्लिक एटम भी हम कह सकते हैं, परमाणु भी कह सकते हैं, आयन भी कह सकते हैं। तो सेंट्रल मेटल आयन एक्चुअली क्या होता है? तो जो जटिल भाग होता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, उपसहसंयोजन यौगिक, जिसको आप जटिल यौगिक भी कह सकते हैं क्योंकि उसकी संरचना जटिल होती है। तो एक्चुअली उसमें या तो जटिल धनायन होता है या तो जटिल ऋणायन होता है, या किसी किसी केस में दोनों ही जटिल होते हैं, धनायन भी जटिल होता है, ऋणायन भी जटिल होता है। कॉम्प्लेक्स
कैटियन कॉम्प्लेक्स एनियन बोथ आर प्रेजेंट। तो जो कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, जो कॉम्प्लेक्स वाला भाग है, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक है सेंट्रल मेटल आयन, जो पहला चीज है जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं, और जो दूसरा टर्म है उसको हम लिगैंड्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पहला टर्म पढ़ेंगे सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन क्या है? द सेंट्रल मेटल आयन में बी डिफाइंड एज the atom or ion which are directly attached to ligands by coordinate bond। सेंट्रल मेटल आयन को हम कह सकते हैं कि वह परमाणु या आयन जो जटिल आयन में लिगैंड के द्वारा सीधे सीधे उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है, उससे डायरेक्टली जुड़ा होता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, FeCN6 4 निगेटिव, इसको फेरोसाइनाइड आयन बोलते हैं। इसमें जो आयरन है, आयरन का सिंबल Fe होता है, आप जानते हैं, और साइनाइड आयन का सिंबल Cn पर एक निगेटिव होता है। 6 साइनाइड है इसमें। तो Fe इज द सेंट्रल मेटल आयन। Fe क्या है? तो सेंट्रल मेटल आयन है, या आप कह सकते हैं कि सेंट्रल मेटल आयन आर लेविस एसिड्स, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। लेविस एसिड माने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज। सेंट्रल मेटल आयन को आप दूसरे तरह से परिभाषित कर सकते हैं, ऐसे परमाणु या आयन जो लिगैंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को अपने खाली कक्षकों में लेते हैं, भरते हैं। द सेंट्रल मेटल आयन में आल्सो बी डिफाइंड एज द स्पीसीज which accepts electron pair in their vacant orbital supplied by ligands। अर्थात लिगैंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को जो अपने खाली कक्षकों में ग्रहण करता है, उसको हम सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। दूसरा जो टर्म है उसको हम लिगैंड्स बोलते हैं। लिगैंड्स का मतलब द न्यूट्रल मॉलिक्यूल आर नेगेटिव स्पीसीज which have at least one electron pair for the formation of coordinate bond with central metal ion। अर्थात वे स्पीसीज, वे जातियां जो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म अपने सिग्मा ऑर्बिटल में रखते हैं, ताकि उसको सेंट्रल मेटल आयन के खाली कक्षक में देकर उसके साथ उपसहसंयोजक बंध बना सके। अर्थात लिगैंड का काम है इलेक्ट्रॉन युग्म को देना, डोनेट करना। सेंट्रल मेटल आयन का काम है इलेक्ट्रॉन को लेना। तो लेविस के अनुसार अम्ल हम उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को लेता है, और क्षार हम उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। तो चूंकि लिगैंड्स का काम है इलेक्ट्रॉन युग्म देना, सो लिगैंड्स आर आल्सो कॉल्ड लेविस बेसेस, इसलिए लिगैंड्स को हम लेविस बेस भी कह सकते हैं। तो आप इसी उदाहरण में देख सकते हैं फेरोसाइनाइड आयन में कि आयरन सेंट्रल मेटल आयन है, और साइनाइड जो उसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है और देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, उसके साथ उपसहसंयोजक बंध बना रहा है। तो साइनाइड को हम लिगैंड्स कह सकते हैं। लिगैंड जो है न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकता है और नेगेटिव आयन भी हो सकता है। दूसरा उदाहरण जैसे NiCO4 निकिल टेट्राकार्बोनेट,
तो इसमें आप देख रहे हैं निकेल जो मेटल है ये सेंट्रल मेटल आयन हो गया। ये जनरली डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, निकेल, आयरन, जिंक जो केंद्रीय धात्विक आयन होते हैं या परमाणु होते हैं, ये सामान्यतया डी ब्लॉक के तत्व होते हैं जो सेंट्रल मेटल आयन की तरह एक्ट करते हैं। तो निकेल सेंट्रल मेटल आयन हो गया, जबकि कार्बोनिल जो है ये लिगैंड हो गया। मतलब निकेल इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है और कार्बोनिल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे रहा है इसके वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये दो टर्म्स हो गए, सेंट्रल मेटल आयन अर्थात जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेता है अपने खाली कक्षकों में। दूसरा हो गया बच्चों लिगैंड्स अर्थात जो इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल मेटल आयन के वैकेंट ऑर्बिटल में देकर उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये क्लियर हो गया आपको। इसके बाद जो तीसरा टर्म होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, अर्थात इसको हम कह सकते हैं बच्चों उपसहसंयोजन संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब हिंदी में कहेंगे इसको उपसहसंयोजन संख्या। तो क्या है ये उपसहसंयोजन संख्या? तो आप देख रहे हैं ऊपर जो मैंने कॉम्प्लेक्स आयन के उदाहरण दिए हैं, जैसे इसको आप देख सकते हैं निकेल टेट्रा कार्बोनिल। टेट्रा माने कार्बोनिल जो लिगैंड है उनकी संख्या 4 है, इसलिए इसको टेट्रा बोल रहे हैं। तो अब कार्बोनिल चूंकि 4 है, 4 लिगैंड है, एक लिगैंड मेटल को एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो 4 लिगैंड मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे? तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में कहेंगे। तो एक पेयर मतलब 2, तो 4 पेयर का मतलब 8 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। तो एक लिगैंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में देकर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो 4 लिगैंड अपना 4 इलेक्ट्रॉन पेयर देकर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड लिगैंड, अर्थात लिगैंड और सेंट्रल मेटल आयन के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जो संख्या होती है, उपसहसंयोजक बंधों की जो संख्या होती है, उसी को हम उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। उपसहसंयोजन संख्या आपने ठोस अवस्था में भी पढ़ा था, जो क्लोज पैकिंग में आता है, निविड संकुलन जिसको कहते हैं, वहाँ वो डेफिनेशन मैंने बताया था। और यहाँ उपसहसंयोजन यौगिक चैप्टर में इसका डेफिनेशन भी मैंने बताया। यहाँ पर इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि लिगैंड और मेटल के बीच उपसहसंयोजक यौगिकों की उपसहसंयोजक बंधों की संख्या। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं फेरोसाइनाइड में आयरन और साइनाइड, 6 साइनाइड जुटे हैं आयरन से 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, उपसहसंयोजन संख्या 6 हो जाएगा। फोर्थ जो होता है बच्चों टर्म, इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उपसहसंयोजन स्फीयर, अर्थात जैसे कॉम्प्लेक्स साइन हम लिखते हैं NiNH3 का 6 डबल पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स साइन हो गया। तो मेटल और लिगैंड को कभी भी चाहे कॉम्प्लेक्स धनायन हो या कॉम्प्लेक्स ऋणायन, दोनों उदाहरण मैंने दे दिए। पोटेशियम फेरोसाइनाइड में FeCN6 के ऊपर 4 निगेटिव होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स ऋणायन हो गया।
और इसमें 2 पॉजिटिव हैं, ये कॉम्प्लेक्स धन आयन हो गए। कहीं कहीं धन आयन ऋण आयन दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं, कहीं कहीं कॉम्प्लेक्स कैटयान होगा तो सिंपल एनियन होगा, कहीं कहीं कॉम्प्लेक्स कैटयान होगा सिंपल एनायन, कॉम्प्लेक्स एनायन सिंपल कैटायन, कहीं कहीं दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड, चाहे वो जटिल धनायन हो चाहे जटिल ऋणायन, उसको हमेशा हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं। अर्थात मेटल एंड लिगैंड्स आर ऑलवेज रिटेन इन ए स्क्वायर ब्रैकेट, आर ऑलवेज इनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट, एंड इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अर्थात सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड को हम हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, इसी को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। पांचवा जो टर्म है बच्चों वो है चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, अर्थात जटिल आयन पर आवेश। तो जैसे मैंने लिखा FeCN6 के ऊपर 4 नेगेटिव, तो इस कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज दिखाया गया है 4 नेगेटिव चार्ज है, 4 नेगेटिव। तो ये जो चार्ज है एक्चुअली द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन is the algebraic sum of charges carried by central metal ion and the ligands। अर्थात सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड का जो एल्जेब्रिक सम होता है वही चार्ज जो है इसके ऊपर लिखा जाता है। अब फेरोसाइनाइड आयन में आप देख रहे हैं कि आयरन जो है Fe जो है ये फेरस के रूप में है, अर्थात आयरन पे 2 प्लस रहेंगे तो उसको फेरस कहेंगे और 3 प्लस चार्ज रहेंगे तो उसको फेरिक बोलेंगे। आयरन जो होता है वो परिवर्ती संयोजकता दर्शाता है, परिवर्ती माने परिवर्तनशील, फेरस के रूप में भी होता है और फेरिक के रूप में भी होता है, जिसमें फेरिक आयन जो है स्टेबल आयन होता है उसका। तो फेरस पर चूंकि 2 प्लस है, 1 साइनाइड पर 1 माइनस होता है, तो 6 साइनाइड पर 6 माइनस, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो -4 होगा, -4। और यही चार्ज जो है इसके ऊपर दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। तो द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस कैरिड बाय सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगैंड। सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड पर जो आवेश होता है उसका जो बीजगणितीय योग होता है वो होता है उस कॉम्प्लेक्स का आवेश, उस जटिल आयन का आवेश। धन्यवाद।